एपिसोड 159। बारिश में भीगने की वजह से आयशा और अभय दोनों को ही अब सर्दी लगने लगी थी। आयशा वहीं नीचे ठंडे फर्श पर बैठने को हुई क्योंकि अब उसे उसके पैरों में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। तभी अभय ने उसे रोक दिया और बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। तुम ऐसे ही मत बैठो नीचे ठंडे फर्श में, तुम्हें ठंड और ज़्यादा लग जाएगी। अभय उस कॉटेज के बाहर चला गया आयशा के लिए कोई मैट लेने के लिए, ताकि वो आराम से बैठ सके। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद अभय को उस कॉटेज के पीछे एक गर्म कंबल मिला, तो अभय वो ब्लैंकेट आयशा के लिए ले आया ताकि वो उस पर आराम से बैठ सके। ये लो, तुम इस कंबल को ओढ़ लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये बोल अभय ने आयशा को वो कंबल उड़ा दिया। ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी आयशा को अपने दोनों हाथों को रब कर रही थी क्योंकि उसे और ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अभय ने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आयशा के गले में अब खराश हो चुकी थी। उसके गले में भी अब उसे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है तुम्हें मेरी। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप सो जाओ। अभय ने आयशा को डांट दिया तो वो चुप हो गई और अभय के कंधे पर सिर रखकर यूं ही सो गई। अगली सुबह एट लाइफ सेवर हॉस्पिटल। अगली सुबह दीपिका को अब हॉस्पिटल में रहने का बिल्कुल मन नहीं था, तो वो आधी रात से ज़िद करने लगी कि वो उसे डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाए। शिखा, तुम ये खिचड़ी खा लो, उसके बाद मैं डॉक्टर से जाकर बात करूँगा तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए। वैसे अभी तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारा ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी तुम्हें 2-3 ड्रिप और लगेंगी, उसके बाद जाकर तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। बट स्टिल आई विल टॉक टू द डॉक्टर। अधिराज उसे समझाने लगा, मगर दीपिका अब भी अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी। अब दीपिका डिस्चार्ज होकर घर जल्दी क्यों जाना चाहती थी, ये वजह तो वो सिर्फ खुद ही जानती थी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि कहीं गीतांजलि उसके अधिराज के कमरे में कब्जा मारकर ना बैठ जाए। ऊपर से घर के सभी लोग भी अब सिर्फ गीतांजलि को ही ज़्यादा अहमियत देने लगे थे, यहाँ तक कि घर के सारे नौकर भी। अधिराज, आप ये खिचड़ी यहाँ रख दो और डॉक्टर से मेरे डिस्चार्ज के बारे में पूछ कर आओ, तभी खाऊंगी मैं खिचड़ी। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा और अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया। दीपिका की ये जिद देख अधिराज को जाना ही पड़ गया डॉक्टर से डिस्चार्ज के बारे में बात करने के लिए। तभी दीपिका के वार्ड में सायशा एंटर हुई। उसे देखकर दीपिका हल्का सा मुस्कुराई, तो सायशा ने उससे पूछा, अब कैसी हैं आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अधिराज मेरे डिस्चार्ज की बात करने के लिए गए हैं, दीपिका ने जवाब दिया। तो सायशा कंफ्यूज होकर बोली, इतनी जल्दी डिस्चार्ज? डॉक्टर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आपको डिस्चार्ज? अभी तो आपकी प्रॉपर रिकवरी भी नहीं हुई है ठीक तरह से। नहीं, अब मैं प्रॉपरली रिकवर हो चुकी हूँ, मुझे बहुत जल्द डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। दीपिका सायशा के साथ बहस करने लगी, तो उसके बाद सायशा कुछ और नहीं बोली। अब वार्ड में सन्नाटा छा गया। दीपिका और सायशा दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर दीपिका ने सायशा से पूछा, अच्छा आयशा क्यों नहीं आई आज मुझे मिलने के लिए? आयशा तो कल घर भी नहीं आई, वो शायद से अभय के साथ होगी, सायशा ने नॉर्मल सा जवाब दिया। सही कहा तुमने,
आयशा ज़रूर अभय के साथ होगी। सायशा, तुम अपनी बहन को समझाती क्यों नहीं हो कि वो अभय से डाइवोर्स ले ले। अभय आयशा के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उन दोनों की शादी को इतना टाइम हो गया, मगर अभय ने कभी आयशा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि उसे उस वक्त आयशा के ज़रिए बदला लेना था तुम्हारी माँ से अपनी माँ की मौत का। और अब जब उसकी माँ वापस आ गई है तो अभय आयशा का दिल जीतने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहा है। तुम उसे समझाओ कि वो अभय से अलग हो जाए। दीपिका सायशा को समझा रही थी। कई हद तक सायशा को दीपिका की बात बिल्कुल सही लगी। ये बात तो उसने भी नोटिस करी थी कि अभय अक्सर आयशा को नज़रअंदाज किया करता था, और अब जब गीतांजलि वापस आ गई तो अभय वापस सब कुछ पहले जैसा करना चाह रहा था। सही कह रहे हो आप आंटी, मैं बात करूँगी आयशा से। इनफैक्ट आयशा ने डिवोर्स पेपर्स पर ऑलरेडी साइन कर दिए हैं, बस अभय के ही साइन बचे हैं अब तो। सायशा का इतना ही कहना था कि तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और अधिराज दाखिल हुआ डॉक्टर के साथ। तो वो दोनों अचानक से चुप हो गईं। अरे सायशा, तुम कब आई बेटा? अधिराज ने चौंकते हुए उससे पूछा। तभी डॉक्टर सुमित ने जवाब दिया, मिस्टर राठौर, आप भूल गए हैं शायद कि डॉक्टर सायशा भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। ओह हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। तभी अधिराज को भी ध्यान आया इस बात का, तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा, क्या हुआ मेरे डिस्चार्ज का? तभी दीपिका ने अधिराज से पूछ लिया। मिसेस राठौर, अभी हम आपको पूरा एग्जामिन करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आपको डिस्चार्ज जल्द ही मिल जाएगा, डॉक्टर सुमित ने दीपिका से कहा। तो उसने फिर से मुंह लटका लिया। दीपिका को मन ही मन बस एक ही डर सताया जा रहा था कि कहीं गीतांजलि ने उसकी हर एक चीज़ पर कब्ज़ा ना मार लिया हो। उसका उतरा हुआ चेहरा देख अधिराज समझ गया कि वो किस बात से परेशान है। अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर सायशा वहाँ से चली गई। सायशा के जाने के बाद डॉक्टर सुमित भी वहाँ से चले गए। उनके वहाँ से जाने के बाद अधिराज ने दीपिका से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अधिराज, मुझे डर है कहीं गीतांजलि ने हमारे कमरे में कब्ज़ा ना मार लिया हो। मैं क्या करूँगी अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया होगा तो? फाइनली दीपिका ने अधिराज को अपने मन का डर बताया। उसकी बात सुन अधिराज हंसने लगा और उससे बोला, अरे तुम परेशान मत हो, वैसा कुछ नहीं करेगी। आपको कैसे पता? आप इतना श्योर कैसे हो? दीपिका ने अधिराज से पूछ ही लिया, क्योंकि धानी से कहकर मैंने हमारे रूम को लॉक करवा दिया है, इसलिए गीतांजलि ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी और तुम्हें गीतांजलि के साथ सामने से लड़ना ही होगा। अब तुमने हरकत ही ऐसी करी थी, तुमने ऐसा क्यों करा शिखा? तुमने गीतांजलि के साथ ऐसा क्यों किया? अधिराज ने दीपिका से पूरी बात जाननी चाहिए कि आखिर उसने इतने सालों तक गीतांजलि को राठौड़ परिवार से दूर क्यों रखा। क्योंकि उस गीतांजलि की वजह से मुझसे मेरा हक छीन लिया गया था। अधिराज, आपने मंजीत से ही क्यों प्यार किया? क्या मैं आपको नज़र नहीं आई कभी? दीपिका चिल्ला कर अधिराज से बोली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम नहीं समझोगी, और इन सब मुद्दों में अब तुम मंजीत को मत लेके आओ। उसका मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है, वो अपने परिवार के साथ खुश है, इसलिए उसे हमारे घर के मैटर में मत इन्वॉल्व करो। उसे तो वैसे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम उसे साइड कर दो। मैटर अब तुम्हारे और गीतांजलि के बीच का है। अधिराज ने बड़े ही साफ शब्दों में दीपिका को ही समझाया। अच्छा ठीक है, मैं मंजीत को मैं इस मैटर से हटा देती हूँ, मगर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो।
कि तुमने मंजीत से प्यार क्यों किया, मुझसे क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हें सुंदर नज़र नहीं आती थी? दीपशिखा फिर से उस पर चिल्लाने लगी तो अधिराज उसे शांत करवाने लगा। पहले तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी। और दूसरी बात ये कि तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं मंजीत से इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो सुंदर थी, बल्कि मैं उससे प्यार इसलिए करता था क्योंकि वो बहुत समझदार लगती थी, मुझे बहुत संस्कारी लगती थी। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो वो मेरे घर को स्वर्ग बना देती, जैसे आज उसने राजवीर के घर को स्वर्ग बना कर रखा हुआ है। अधिराज ने दीपशिखा को उसके सवाल का सीधा सा जवाब दिया। और अब लड़ाई तुम्हारी और गीतांजलि के बीच की है, क्योंकि राठौड़ महल में रहने के लिए वो अपने बच्चों का सहारा लेगी और तुम्हें महल और मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकने का एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। अब तुम देख लो तुम्हें कैसे जीतना है उससे। मुझसे मत रखना उम्मीद कि तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारी लड़ाई में। अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो अब तुम। अधिराज ने साफ अपना पल्ला छुड़ाते हुए दीपशिखा से ये बात कही। तुम मेरा साथ क्यों नहीं दोगे इस लड़ाई में? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। ये लड़ाई कोई कैरम की लड़ाई थोड़ी ना है जिसमें किसी एक को राजा मिलेगा, अब जबकि राजा तो पहले से ही किसी और का है। दीपशिखा बोली तो अधिराज ने जवाब दिया, मैंने कहा ना कि लड़ाई तुम दोनों के बीच की है। अगर तुमने गीतांजलि को कैद करके नहीं रखा होता तो ये सब होता ही नहीं। अधिराज का जवाब सुनकर दीपशिखा हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देख अधिराज ने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने गलत क्या कहा? सही कहा तुमने। अगर मैंने गीतांजलि को कैद करके नहीं रखा होता तो ये सब होता ही नहीं। मेरे अर्नब को उसका हक मिलता ही नहीं। आयशा तुम्हारे घर की बहू कभी बन ही नहीं पाती। तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान आपस में लड़कर मर जाता, क्योंकि गीतांजलि को तो ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती कि कोई उसकी बात काटे। और केतकी और कीर्ति गीतांजलि के हाथ की कठपुतली बनने वालों में से तो है नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते। दीपशिखा अधिराज से बोली, और कहीं ना कहीं उसकी ये सारी बातें एकदम सही भी थी। खैर, तुम मेरी मदद भले ही ना करो, मगर आयशा वो ज़रूर मेरी मदद करेगी। दीपशिखा का आयशा के लिए भरोसा देख। अधिराज ने उसे तिरछी मुस्कान दी। वो उससे बोला, आयशा तुम्हारी मदद तब करेगी ना जब मैं और अभय उसे करने देंगे तुम्हारी मदद। फिर से कह रहा हूँ मैं तुमसे कि ये लड़ाई तुम्हारी और गीतांजलि की है, इसलिए तुम दोनों की लड़ाई में घर वालों में से किसी को भी इन्वॉल्व मत करो। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा इन सब में। दीपशिखा अधिराज को घूरने लगी एक बार फिर से और बोली, काश आज मेरा अर्नब मेरे साथ होता। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू टपका। अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो रायता तुमने फैलाया है उसे समेटोगी भी अब तुम ही। इतना बोलकर वो वार्ड से बाहर चला गया। वहीं आयशा और अभय चलते चलते अब थक चुके थे। वो दोनों पिछले 1 घंटे से चल रहे थे, मगर उन्हें दूर दूर तक कोई टैक्सी, ऑटो या कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए आयशा अभय से बोली, मुझे भूख लग गई है, चूहे कूद रहे हैं मेरे पेट में। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मुझे भी लगी है भूख तो, पर इसमें हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड है। मदद भी किससे मांगे? अभय बोला और पास पड़े हुए बड़े से पत्थर पर बैठ गया। अरे तो कैसे होगा? खाली पेट तो मेरे दिमाग की बत्ती भी नहीं जलती है। मेरा सिर घूम रहा है, मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा है अब तो। आयशा अपना सिर पकड़ते हुए अभय से बोली तो वो ना मैं अपना सिर हिलाने लगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कभी। तुमसे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब पक्का तुम बीमार पड़ोगी बस,
अभी मत पड़ना बीमार। मैं तुम्हारा 80 किलो का वज़न उठाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभय आयशा का मजाक बनाने लगा। चुप करो तुम यही चाहते हो वैसे भी कि मैं जल्दी से मर जाऊँ, ताकि तुम अपनी माँ के पसंद की लड़की से शादी कर सको। आयशा अभय को घूरते हुए बोली, मगर अभय उसे एक टुक बस घूरे ही जा रहा था। तभी सामने से एक साइकिल वाला उनके सामने से गुजरा। वो उनसे बस थोड़ी ही दूर गया था, तभी आयशा ने उस साइकिल वाले को आवाज़ लगाई, भैया रुकना ज़रा। आयशा की आवाज़ सुनकर वो साइकिल वाला रुक गया और साइकिल बैक करके उसके पास आया। जी बहन जी। वो साइकिल वाला आयशा से बोला, जी बहन जी। वो मैं पूछ रही थी कि क्या आपके पास फ़ोन होगा? आयशा ने उस साइकिल वाले से पूछा। जी है तो सही, साइकिल वाले ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया। अच्छा, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो 2 मिनट के लिए? वो दरअसल मेरा और इन महाशय के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे आपका फ़ोन चाहिए था ताकि मैं अपने घर में कॉल करके किसी को यहाँ बुला लूँ मदद के लिए। आयशा ने उस आदमी को पूरी बात समझाई तो वो आदमी राज़ी हो गया आयशा की मदद करने के लिए। अच्छा, उस आदमी ने आयशा को अपना फ़ोन दे दिया। उसके बाद आयशा ने अपने भाई अमन को कॉल किया और उसे बताया कि वो और अभय हाईवे से जा रही दूसरी रोड में फंस चुके हैं। अमन ने आयशा की पूरी बात सुनी और फिर उससे कह दिया कि वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा है उनकी मदद के लिए। बात करने के बाद आयशा ने उस आदमी को के फ़ोन से नंबर को डिलीट कर दिया और फिर उसे उसका फ़ोन वापस लौटा दिया, थैंक यू ये कहकर। उस साइकिल वाले आदमी ने वहाँ से जाने के बाद अभय ने आयशा से कहा, वैसे तुम्हारा मेरे साथ होने का बड़ा फ़ायदा हो गया मुझे। इस मुसीबत से बाहर निकल पाए हम कम से कम। अगर अभी यहाँ पर मैं अकेला फंसा होता ना तो वो आदमी मेरी मदद तो बिल्कुल ही नहीं करता। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी मदद तो वो बिल्कुल नहीं करता। पता है क्यों? आयशा ने अभय से कहा। अभय ने उससे पूछा, क्यों? क्योंकि तुम शक्ल से खच्चर लगते हो, शक्ल से घोड़ा और कद से गधा, इसलिए वो आदमी तुम्हारी मदद नहीं करता। मदद करने के चक्कर में अगर उस बेचारे के पीछे खच्चर पड़ जाता उसे काटने के लिए, तो उस बेचारे को बचाने वाला कोई नहीं होता। आयशा ने जब अभय को खच्चर कहकर बुलाया तो वो उसे एक ही टुक घूरता रह गया, क्योंकि आयशा उसे खच्चर कहकर बुला रही थी। एपिसोड 160। दीपिका की ज़िद के कारण अधिराज उसे हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज करवा कर घर ले आया। दीपिका को ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी राठौड़ महल में किसी से भी कि कोई उसका वेलकम करेगा, मगर आश्चर्यचकित कि जानकी उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी, हाथ में आरती की थाल लिए। मुस्कुराते हुए जानकी ने दीपिका की आरती उतारी और फिर अधिराज उसे घर के अंदर ले आया। घर में दाखिल होते ही अधिराज और दीपिका की नज़र सोफे पर बैठी गीतांजलि पर पड़ी। उसे देखकर ही दीपिका का खून खौल उठा। उसका मन तो हो रहा था कि वो उसे जान से मार डाले अभी इसी वक्त, मगर इतना मेहनत से उसने अपनी गुडी गुडी इमेज जो परिवार की नज़रों में बनाई थी, वो उस इमेज को ख़राब भी नहीं करना चाहती थी।
इसलिए उसने सबके सामने बेचारी बनकर रहने का ही फैसला किया। दीपशिखा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि गीतांजलि अधिराज को उसके साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने जानबूझकर अधिराज का हाथ कस के पकड़ लिया ताकि गीतांजलि और ज़्यादा जले। अधिराज, आप प्लीज़ मुझे हमारे कमरे में ले चलिए, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है बहुत। ये बात दीपशिखा ने गीतांजलि को घूरते हुए अधिराज से कही। ठीक है, सुनो, ले चलता हूँ मैं तुम्हें हमारे रूम में। अधिराज ने दीपशिखा और गीतांजलि के बीच की वो टेंशन नोटिस ही नहीं करी। वो सीधा उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे उसे अपने साथ सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा। तभी मेन एंट्रेंस से अवंतिका की आवाज़ आई, मॉम। मॉम सुनते ही दीपशिखा पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अवंतिका ने उसे आवाज़ लगाई थी। मॉम, ये बोलते हुए अवंतिका दीपशिखा की ओर भागी और कस के उसके गले से लग गई। मॉम, कैसे हो आप? दीपशिखा ने उससे भावुक स्वर में पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने उसे साधारण से जवाब दिया। तो तभी देवव्रत ने अवंतिका को आवाज़ लगाई, अवंतिका, हमारे पास आ हमारी बच्ची। अवंतिका ने जैसे ही देवव्रत की आवाज़ सुनी तो उनके भी गले से जा लगी और उनसे बोली, दादू, आप कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने भी आपके आने के बारे में? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अवंतिका ने एक साथ इतने सवाल कर लिए जिसके जवाब किसी के भी पास नहीं थे। तभी गीतांजलि की आवाज़ आई, नहीं, नहीं हो तुम इस घर का हिस्सा और ना ही तुम्हारी मॉम इस परिवार का हिस्सा है। मैं हूँ इस घर की असली बहू, तुम्हारी मॉम नहीं, समझी तुम? गीतांजलि की आवाज़ सुनकर अवंतिका उसे ही देखने लगी और देवव्रत से बोली, दादू, ये आंटी कौन है और ये खुद को क्यों इस घर की बहू बोल रही हैं? देवव्रत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अवंतिका को कैसे समझाए, लेकिन तभी जानकी बोली, लाडो, ये गीतांजलि है, थारे अभय भाईसा की मासा, यानी कि थारी बड़ी मासा। अवंतिका को जब ये पता लगा कि गीतांजलि वापस आ चुकी है और वो भी उसकी माँ दीपशिखा की जगह लेने के लिए, तो उसका दिल घबराने लगा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर सब समझ चुके थे कि अब उसके अंदर किस बात का डर है। अवंतिका, बेटा, अपनी मॉम को उनके रूम में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अधिराज वहाँ से चला गया और अवंतिका दीपशिखा को उसके रूम में ले गई। उनके वहाँ से जाने के बाद हॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने करी ही नहीं थी। जानकी ने आज पहली बार गीतांजलि को उसके कहे हुए शब्दों के लिए उसे डांटा। तुझे जिससे जो कहे, मगर मेरी पोती के लिए अगर कुछ बोला या उसे डांटा और या फिर उस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? ये बात तू अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले। वहीं गीतांजलि जानकी से खरी खोटी सुनने के बाद दंग थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जानकी ने उसे डांटा और वो भी अवंतिका की वजह से। तभी देवव्रत बोले, हाँ गीतांजलि, जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है। अवंतिका को तो तू कुछ नहीं कहेगी, तेरा कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने का, बल्कि घर के बाकी बच्चों को भी तुझे कहने का कोई हक नहीं है। अब तू इस घर में अपने बच्चों की माँ बनकर रहेगी, इसलिए तुझे किसी को भी मुफ्त की सलाह देने का कोई हक नहीं है और ना ही किसी की ज़िंदगी के फ़ैसले लेने का। इसलिए अब तू सिर्फ अपना ख्याल रख, जो होना था वो हो चुका, अब कुछ भी नहीं बदल सकता। देवव्रत और जानकी से खरी खोटी सुनने के बाद गीतांजलि वहाँ से चली गई, अपनी आंखों में आंसू लिए। उसके वहाँ से चले जाने के बाद देवव्रत जानकी पर गर्व करते हुए बोले, ठीक किया तूने, बिल्कुल ऐसे ही समझदार बन। गीतांजलि को तूने बहुत सिर चढ़ा कर रखा है, इसलिए उसे सीधा भी अब तू ही करेगी। उसे रास्ते पर लाने का काम अब तेरा है। ये बोलकर देवव्रत भी वहाँ से चले गए। वहीं दीपिका के रूम में इस वक्त वो आराम कर रही थी। अवंतिका वहीं उसके पास बैठी हुई थी। मॉम, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? अवंतिका ने उससे पूछा। तो दीपिका ने जवाब दिया, क्योंकि उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब तुम्हारे पापा की और मेरी शादी हो चुकी है। वो मुझे तुम्हारे पापा के रूम में भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने चाकू से मुझ पर हमला किया। दीपिका ने अवंतिका को पूरा इंसिडेंट बताया
जिसे जानने के बाद अवंतिका के दिल में गीतांजलि के लिए अब बस नफरत थी, नफरत के सिवाय और कुछ भी नहीं। लेकिन मॉम, अभय भैया की मॉम इतने सालों तक कहाँ थी और अब वापस क्यों आ गई हैं वो, और क्या वो इसी घर में रहेंगी? अवंतिका ने उससे पूछा तो दीपिका ने उसे समझाया, हाँ बेटा, अब वो भी यहीं रहेंगी हमारे साथ, क्योंकि दीपिका अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी अवंतिका बीच में बोली, बट वाई, वो क्यों रहेंगी इस घर में? ऐसे तो वो सबकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगी, सबको रोका टोकी करेंगी, और आप तो जानती हो कि मुझे रोका टोकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अवंतिका को जब से ये पता लगा कि गीतांजलि भी अब राठौर महल में रहेगी तो वो इरिटेट होने लगी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था गीतांजलि का उनके साथ रहना, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गीतांजलि उसकी मॉम की जगह छीन ना ले धीरे धीरे करके। बेटा, तू कुछ भी करना, बस गीतांजलि के मुंह कभी मत लगना, ठीक है? क्योंकि वो औरत बहुत बुरी है। तूने नीचे देखा था ना कैसे उसने सबके सामने तुझे इतना बुरा भला कहा। बस इसलिए तू उससे दूर रह, उसके मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। इनफैक्ट तू एक काम कर, तो वेकेशंस के लिए कहीं चली जा, ओके? तेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। दीपिका अवंतिका के गाल को सहलाते हुए उससे बोली, मगर अवंतिका ने वेकेशंस पर जाने से मना कर दिया। नहीं मॉम, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, और मुझे उस लेडी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि ये घर मेरा है। मैंने कोई चोरी नहीं करी है जो मैं मुँह छुपा कर यहाँ से भाग जाऊँ। कहीं ना कहीं अवंतिका की बात एकदम सही थी, इसलिए दीपिका ने उसे और फोर्स भी नहीं किया। रात के लगभग 8 बज चुके थे। सबके सब डाइनिंग हॉल में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी देवव्रत बोले, ये अभय कहाँ है? कल रात से दिखाई नहीं दे रहा है वो कहीं। दादू, शायद भाई साहब अपने ससुराल में हैं। वो अब भी भाभी साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद से। अनिरुद्ध का इतना ही कहना था कि तभी सामने के दरवाजे से अभय दाखिल हुआ। अभय को देखते ही गीतांजलि बोली, आ गया मेरा अभय, और अपनी चेयर से उठकर अभय की तरफ भागी। कहाँ था तू बेटा? गीतांजलि ने उससे पूछा तो अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आपकी बहू को मना रहा था घर वापस चलने के लिए, मगर वो मान नहीं रही है। अरे तो छोड़ देना बेटा, तू उसे, हज़ारों लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक को चुन ले। उसी लड़की में ऐसा क्या है जो बाकी लड़कियों में नहीं? आदत से मजबूर गीतांजलि ने ये बात कहकर फिर से अपनी शामत बुला ली। वहीं अभय हैरान भरी नज़रों से अपनी माँ को ही घूरे जा रहा था, ये देखकर कि जिस औरत के लिए उसने हमेशा बेटी परिवार को बेइज्जत किया, आज वही औरत उसका घर उजाड़ने पर तुली हुई थी। गीतांजलि को बिना कोई जवाब दिए अभय वहाँ से चला गया। अपना सिर खुजलाते हुए गीतांजलि खुद से बोली, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो अभय भी मुझसे नाराज़ होकर चला गया? तूने फिर से कुछ गलत बोल दिया जो तुझे नहीं कहना चाहिए था। देवव्रत की आवाज़ गीतांजलि के कानों में पड़ी। मगर बाबा साहब, मैंने क्या गलत बोला? अगर वो लड़की अभय के साथ नहीं वापस घर लौट रही है तो इसमें अभय का क्या दोष है? वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए और वो लड़की अपनी ज़िंदगी में, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे। ऐसे में गीतांजलि ने फिर से वही बात कह दी जो उसे कहनी ही नहीं चाहिए थी। देवव्रत उसे समझाते हुए बोले, बेटा, अब तू सास है, तुझे तो खुद अपनी बहू को वापस लाना चाहिए, मगर तू तो अभय को ही बहू से अलग होने की सलाहें दे रही है। ये बात तो बहुत गलत है ना? ये बात तो तू भी अच्छे से जानती है। ये बहू की नाराज़गी की वजह तो खुद ही है, और ऐसे में दोनों को अलग करके तो अपने ही बेटे की नज़रों में गिर जाएगी और भी ज़्यादा। देवव्रत के समझाने पर गीतांजलि ने समझने का नाटक किया और फिर वहाँ से चली गई। अगली सुबह बेदी मैंशन। मंजीत सज संवर कर किचन में जाने लगी नाश्ता बनाने के लिए। तभी आयशा और सायशा बोली, आज आपकी पहली रसोई है तो आप मीठे में हमारे लिए मूंग दाल का हलवा बना सकते हो। हमें खुशी होगी मूंग दाल का हलवा खा के। तिरछी मुस्कान देते हुए मंजीत उन दोनों से बोली, अरे मैं तो नई नवी दुल्हन हूँ, इसलिए मीठे में क्या बनाना है वो मैं तुम्हारे पापा से पूछ कर बनाऊँगी, उनकी पसंद का। आई बात समझ? मंजीत के इतना बोलने पर आयशा और सायशा दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। वहीं अमन और करण एक दूसरे को सवालिया नज़रों से घूरने लगे और करण अमन के कान में धीमी आवाज़ में बोला,
इस उम्र में भी मम्मी पापा का रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा है। आज रोमांस करने की उम्र तो हमारी है। मुझे तो अभी तक एक भी लड़की ढंग की नहीं मिली। बेचारी नीनी का भी यही हाल है। पता नहीं हम चारों भाई बहन की किस्मत प्यार करने के मामले में इतनी बुरी क्यों है। करण अमन से बोला तो उसने करण की बात पर हामी भरी। तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए राजवीर बोला, तो एक काम कर, मीठे में मेरी पसंद का मूंग दाल का हलवा ही बना ले, और बाकी नाश्ते में अमन करण और मम्मी जी के पसंद का। बाकी सभी को खुश रखना तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। राजवीर को इतना कूल देखकर और चारों भाई बहन आपस में फुसफुसाए। मम्मी पापा कितने सुलझे हुए हैं ना, सभी को खुश रखने की ट्रिक जानते हैं, एक दूसरे का भी कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहें, मैं सबके लिए सबकी पसंद का नाश्ता बना देती हूँ। ये बोल मंजीत किचन में जाने को हुई, मगर तभी मेन एंट्रेंस से आवाज़ आई। हेलो मंजीत, कैसी हो। वो आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी, क्योंकि एंट्रेंस पर जो शख्स खड़ा था उसके बाद सभी के मूड वापस से ख़राब हो गया, क्योंकि मेन एंट्रेंस पर कोई और नहीं बल्कि गीतांजलि खड़ी थी। उसे अपने घर की दहलीज पर खड़े देख मंजीत ने गुस्से से आकर अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।